और ये होना ही था, मुझे पता था कि ये होगा, क्योंकि दुनिया चाहती ही नहीं कि ये व्यासपीठ से उतरे, यहीं बैठे रहे। बचपन से भक्ति और कथा के वातावरण में पले बड़े कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की जिंदगी हमेशा से ही ध्यान और विवाद दोनों का केंद्र रही है। पिछले दिनों उनके नाम ने लगातार सुर्खियां बटोरी। कभी उनकी शाही शादी, कभी जाति को लेकर बयान, तो कभी पत्नी को लेकर चर्चा। हर बार उनकी व्यक्तिगत और पेशावर जिंदगी को लेकर सवाल उठते रहे, लेकिन अब कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने इन अटकलों पर अपनी बात रखकर विराम लगा दिया है। इंद्रेश उपाध्याय की शादी ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। हरियाणा के यमुनानगर के शिप्रा शर्मा के साथ जयपुर में 5 दिसंबर को उनका विवाह संपन्न हुआ। ये शादी साल 2025 की सबसे चर्चित आध्यात्मिक शख्सियतों की शादी में से एक मानी गई। शादी और उसके फंक्शंस की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। विशेषकर वरमाला बारात के वीडियो लाखों बार देखे गए। युवा वर्ग में इंद्रेश उपाध्याय की फैन फॉलोइंग इस शादी के बाद और बढ़ गई, लेकिन हर चमकती बात पर सवाल भी उठते हैं। कथावाचक होने के नाते इतनी शाही शादी करने पर कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए। लोगों ने जानना चाहा, एक कथावाचक होकर इतनी भव्य शादी क्यों? इस सवाल का जवाब इंद्रेश ने हाल ही में अपनी कथा के माध्यम से दिया। कथा में उन्होंने कहा कि उनका जीवन एक नए प्रसंग में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने बताया, लोगों ने उन्हें प्रेम, स्नेह और आशीष दिया, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी मिली। उन्होंने अपनी शैली में इसे बड़े सहजता से समझाया। मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पर ही जाती है। उन्होंने कहा, यानी आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने अपने काम और जीवन में संतुलन बनाए रखा। बहुत लोगों ने प्रेम दिया, बहुत लोगों ने स्नेह दिया, बहुत लोगों ने आशीष दिया, पर मुख में दांत 32 हैं, जीभ बार बार गड्ढे पर ही जाती है। इंद्रेश उपाध्याय ने अपनी कथा में उदाहरण देकर समझाया कि उनके पिताजी महाराज ने 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। अगर एक आम आदमी 4 साल तक लगातार काम करता है तो वह भी घर बना सकता है। इसी तरह उनके पिताजी के प्रयासों और योगदान के चलते उनके बेटे का विवाह भव्य और शुद्ध रूप से संपन्न हुआ। हमारे पूज्य पिताजी महाराज 52 वर्षों से कथा कर रहे हैं। कितने वर्ष? यहाँ पर कितने लोग ऐसे हैं जिनकी आयु 52 से कम होगी? वो अपने पुत्र का विवाह यदि अच्छे से करें तो इसमें क्या दिक्कत? उन्होंने साफ किया कि उनकी शादी नॉन ऑनियन और नॉन अल्कोहलिक थी। पूरी शादी पवित्रता, अनुशासन के साथ संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि विवाह में किसी भी चीज का दुरुपयोग नहीं हुआ। उस विवाह में एक वस्तु भी बिना प्याज लहसुन के नहीं थी। सब में, कुछ ही में भी कुछ नहीं था। सब कुछ नॉन ऑनियन गार्लिक विवाह, और सुनो, नॉन अल्कोहलिक विवाह। कथावाचक होने के नाते उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उन्हें बोलना तभी चाहिए जब वे अपने भागवत के सानिध्य में हो। इंद्रेश उपाध्याय की शादी सिर्फ एक निजी आयोजन नहीं थी, बल्कि उनके जीवन और संस्कृति के आदर्शों का प्रतीक भी थी। उन्होंने इसे अपने अनुयायियों और समाज को यह संदेश देने का माध्यम बनाया कि भव्यता के बावजूद साधुता और नैतिकता को कायम रखा जा सकता है। इस पूरी कथा में इंद्रेश उपाध्याय ने न केवल अपने आलोचकों का सामना किया, बल्कि अपने जीवन और विवाह के प्रति स्पष्ट दृष्टिकोण भी पेश किया। उनका संदेश साफ था, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी आस्था और मूल्यों के साथ जीवन जीना सबसे महत्वपूर्ण है। शादी के आयोजन, उसकी भव्यता और आलोचनाओं के बीच इंद्रेश उपाध्याय ने यह भी साबित कर दिया कि कथावाचक होना केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुशासन, संतुलन और सच्चाई बनाए रखने का काम है। इंद्रेश उपाध्याय की कहानी दर्शाती है कि जीवन में आलोचनाओं के बावजूद अपने मार्ग पर चलते रहना और अपने आदर्शों के अनुसार निर्णय लेना भी सच्ची सफलता है। उनकी शादी और उसके आसपास की चर्चा ने यह साफ कर दिया कि आध्यात्मिक शख्सियतों का भी जीवन समाज और संस्कृति के बीच संतुलन साधने का एक तरीका होता है। कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने हर सवाल और विवाद का जवाब अपनी कथा और जीवन शैली के माध्यम से दिया। ये कहानी न केवल उनके व्यक्तिगत अनुभव की है, बल्कि आज के समाज में भक्ति, अनुशासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन की भी गहन झलक देती है। अब आपको बताते हैं जाति को लेकर कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय ने क्या कहा। प्रसिद्ध कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय महाराज ने यादवों को लेकर विवादित बयान दिया था। इसके बाद यादव समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई और समाज में चर्चा का तूफान खड़ा हो गया। आलोचना इतनी तेज हुई कि सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक ये खबर प्रमुखता से छाई रही। हालांकि इंद्रेश उपाध्याय ने अपने बयान को लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य किसी समुदाय की भावनाओं को आहत करना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मूल संदेश हमेशा समाज में भक्ति, संस्कार और मानवता को बढ़ावा देने का रहा है। 5 साल पहले की एक कथा में
जहाँ किसी राजघराने के व्यक्ति ने आकर के हमें कुछ भाव बताए और वो हमने कह दिए। उस समय भी किसी ने हमको समझाया, तो आगामी 3-4 साल की कथाओं में उसको स्पष्ट कर दिया गया कि ऐसा नहीं है, पर वो संज्ञान में आपके नहीं आ पाया। हम तो आज भी अपनी कथा में कहते हैं, यादव पति यादव राय, यादव पति जगत राय, संतन सदा सहाय, जाके गुण गावे स्वामी परमानंद, जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो मेरा मन का भाव किसी भी हमारे यादव भाइयों को, यादव समाज के लोगों को कष्ट देना नहीं। मेरे तो इतने मित्र हैं, मेरे इतने सारे जानकार यादव समाज के लोग हैं। हम आप सब लोग आपस में एक ही हैं, हमें आपस में अलग होने के लिए कोई विषय नहीं है। इसलिए कई अराजक तत्व ऐसा करवा देते हैं कि हम लोग ही आपस में लड़ लें। पर मैं पुनः आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूं, मेरी इस बात से अगर आप लोगों को आहत हुआ ही है। और भैया हम तो प्रेम के भाव से कथा कहते हैं, विवाद में पढ़ना तो मेरा कभी स्वरूप रहा ही नहीं। आप सब लोग हमारे हैं और पूरा भारतवर्ष हमारा है, सब ठाकुर जी के हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी अपने हृदय में इस बात को ना लें और सबको हम बस प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। समाज में उनकी माफी को काफी हद तक सकारात्मक रूप से लिया गया। कई अनुयायियों ने इसे उनकी ईमानदारी और जिम्मेदारी का प्रमाण बताया। ये माफी न केवल विवाद को शांत करने का माध्यम बनी, बल्कि ये संदेश भी दिया गया, कोई भी शख्स चाहे कितना भी प्रसिद्ध पा चुका हो, गलती स्वीकार कर सकता है और अपने कर्मों का जवाबदेही हो सकता है। इस पूरी घटना ने यह भी साफ कर दिया कि सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और संवेदनशीलता कितनी महत्वपूर्ण है। इंद्रेश उपाध्याय ने माफी के साथ ये संदेश दिया कि भक्ति और ज्ञान का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, ना कि किसी के मन में कटुता या असहमति पैदा करना। अब सवाल ये उठता है कि आगे इंद्रेश उपाध्याय इस अनुभव में क्या सीख लेकर आगे बढ़ते हैं। उनकी कथाएं और मंच अभी भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन अब ये और भी महत्वपूर्ण हो गया है। उनके शब्द और संदेश समाज के हर वर्ग और समुदाय के लिए सम्मानजनक और समावेशी बने। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे ONOG न्यूज़।